हेलो बच्चों, मैं आपका ललित सर। आज आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण के बारे में जानना है कि पर परागण किसे कहते हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि पर परागण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पर परागण के बारे में। किसी एक पुष्प का परागकण, किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण। मैंने क्या बताया? किसी एक पुष्प का परागकण, किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है और यहाँ पर एक पौधा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से ये पत्तियाँ बनी हुई हैं। ध्यान देना, ये जो है पत्तियां हैं और यहाँ पर जो ये फ्लावर हैं, मीन्स जो पुष्प हैं, ये पुष्प और यहाँ पर भी पुष्प हैं। देखो हम बना रहे हैं आपके सामने, ये पुष्प हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी एक पुष्प का परागकण, मान लीजिए इस वाले पुष्प का परागकण इस वाले दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम पर परागण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, पर परागण जो होता है वह किसी माध्यम के द्वारा होता है, अर्थात किसी कारक के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो परागकण इस वर्तिकाग्र के पास पहुँचे हैं तो कोई ना कोई घटक, कोई ना कोई कारक इसमें कार्य किया होगा। कोई ना कोई घटक जो है इन पराग कणों को ले जा करके इस वर्तिकाग्र के पास पहुंचा होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो कहने का मतलब है, अगला सीन क्या है उसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बात आती है, एक ही पुष्प है, मान लो सर, ये यहाँ पर ये एक पुष्प है और ये जो है वर्तिकाग्र है, एक पुष्प है और ये जो है पुंकेसर अर्थात ये परागकोश। एक पुष्प है और एक पुष्प में जो परागण होता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन बच्चों पौधा एक है और यहाँ पर जो है पुष्प दो हैं। पौधा यहाँ पर एक है, प्लांट्स एक है और यहाँ पर जो पुष्प हैं
वो कितने हैं? 2। एक पौधे में 2 पुष्प हैं और जब इन पुष्पों में परागण होगा तो इस परागण को हम क्या कहेंगे? तो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा समझने वाला मैटर है। तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं। मान लीजिए इसको हम ए नाम देते हैं और इस वाले को हम बी नाम देते हैं। तो जब ए पुष्प का परागकण जब एक पुष्प का परागकण बी पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पर परागण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है कि पौधा एक है और पुष्प वहाँ पर 2 हैं। तो जब दोनों पुष्पों में परागण होता है, कहने का मतलब जब एक पुष्प होगा तो जो परागकण, एक पुष्प होगा जिससे परागकण जाएगा और एक पुष्प होगा जिसके पास वर्तिकाग्र मीन्स परिपक्व है वर्तिकाग्र। तो मान लीजिए यहाँ पर जो पुंकेसर है, यहाँ पर जो परागकण है पूरी तरीके से परिपक्व है और यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है वो भी पूरी तरीके से क्या है? परिपक्व है। तो यहाँ से जो परागकण इस वाले पुष्प के पास आए हैं तो इस प्रक्रिया को बताया गया क्या है? पर परागण। लेकिन ध्यान देना, ऐसे परागण को हम, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आ रहा है क्रियात्मक। जब क्रियात्मक रूप से परागण होगा तो इसे हम पर परागण कहेंगे, क्रियात्मक रूप से। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर जेनेटिक की बात करें, आनुवांशिक की बात करें, तो ध्यान देना, यहाँ पर समझने वाला मैटर है। यहाँ पे बेटा आनुवांशिक की बात करें तो आनुवांशिक रूप से अगर इसको देखा जाए, एक ही पौधा है और 2 पुष्प हैं, इनमें अगर परागण होगा, आनुवांशिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर परागण ना हो करके स्वपरागण होगा। यहाँ पर स्वपरागण होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? आनुवांशिक रूप से अगर परागण हो रहा है तो स्वपरागण होगा और क्रियात्मक रूप से अगर परागण हो रहा है तो यहाँ पर परागण होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार एक कंपटीशन में पूछा गया कि एक पौधा है और उसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे, यानी कि एक ही पौधे के दूसरे पुष्प में के वर्तिकाग्र के पास पहुँचता है क्रियात्मक रूप से, तो इसमें जो है कैसा परागण होगा? क्रियात्मक रूप से अगर बात आ जाए तो क्रियात्मक रूप से आपको पर परागण पे टिक करना है। और बेटा अगर आनुवांशिक की बात आ जाए, जेनेटिक की बात आ जाए, तब आपको वहाँ पर स्वपरागण के बारे में बताना होगा। बहुत जानना जरूरी है इस बात को। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला मीनिंग क्या है? अगले मीनिंग की ओर ध्यान देना है आपको बेटा। अब हमें जानना है पर परागण, ध्यान दीजिएगा, पर परागण के कारक। तो पर परागण के कारक। तो यहाँ पे समझना है, पर परागण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो पहला क्या है बच्चों? इसको जो है 2 भागों में, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो पहला होगा जैविक कारक। पहला क्या होगा भैया? ध्यान देना है, पहला जो होगा वो होगा जैविक कारक और दूसरा होगा अजैविक कारक। दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा अजैविक कारक। अब जैविक कारक में क्या होता है? जंतु परागण। ध्यान देना, जैविक कारक में होता है जंतु परागण। तो ध्यान दीजिएगा, जंतु परागण किसे कहते हैं? वह परागण जिसमें वह मीन्स जैविक कारक में जंतु परागण, तो वह परागण जिसमें जंतुओं के द्वारा पॉलिनेशन या परागण होता है तो उसे हम जंतु परागण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जंतु परागण। और जंतु परागण को हम जूफिली भी कहते हैं। तो ध्यान देना, जंतु परागण को हम जूफिली भी कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जंतु परागण को हम क्या कहते हैं? जूफिली। अब इसमें हम बात करेंगे जंतुओं के द्वारा। अब जंतु में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि
हम बात करेंगे कीटों के द्वारा परागण। तो कीटों के द्वारा जो परागण होगा उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान देना बेटा, कीटों के द्वारा परागण या सांप के द्वारा परागण या पक्षी के द्वारा परागण, तो ये जानना बहुत जरूरी है, जंतु परागण। तो जंतु परागण में एक बात और आपको जानना है कि जो जंतुओं के द्वारा परागण जिस पुष्प में होता है वे पुष्प जो हैं मकरंद, उनमें मकरंद बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात जो जिनमें जंतुओं के द्वारा परागण होता है वे पुष्प जो होते हैं उनमें आकर्षण होता है और सुगंध होता है, क्योंकि इनमें आकर्षण होगा तो कीट या फिर पक्षी या फिर सांप उसके माध्यम से जो है उसके पास पहुंचेंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, आकर्षण है और सुगंध, अर्थात ऐसे पुष्प सुगंधित होते हैं। मकरंद, उनमें मकरंद अर्थात नेक्टर पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जंतुओं के द्वारा परागण, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया बेटा, ध्यान देना है आपको। जंतु परागण में हमें जानना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कीटों के द्वारा परागण। कीट आप कीटों की बात करेंगे तो कीटों के द्वारा परागण होता है, तो कीटों को हम बोलेंगे यहाँ पर कीट के द्वारा परागण जो हो रहा है, यानी कि किसी पुष्प के पास कीट जाएंगे, परागकण को लेकर के आएंगे, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जब पहुँचेंगे तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कीट परागण। ध्यान देना। और इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, इस बात को भी बेटा ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, कीट परागण। दूसरा आ रहा है बेटा आपके सामने, दूसरा क्या आ रहा है, ध्यान देना है, आर्निथोफिली। ये क्या होता है, तो ध्यान देना बेटा, आर्निथोफिली अर्थात पक्षी के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण। यहाँ पर जो है पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है, तो जिसे हमने क्या बताया, उसे हम कहते हैं आर्निथोफिली। पुष्प जो है, किसी पुष्प के पास जो है पक्षी जाकर के जब बैठ जाता है तो वहाँ पर उस पक्षी के पंजों में या फिर उसके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं, और वह पक्षी जब किसी दूसरे पुष्प के पास पहुंचता है तो उसके वर्तिकाग्र के पास जब पहुंचेगा तो वो परागण उसी वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे पक्षी के द्वारा परागण। तो इस पक्षी के द्वारा जो परागण हो रहा है उसे हम बोलेंगे आर्निथोफिली, जो किसके अंतर्गत आता है, जंतु परागण के अंतर्गत आता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगला जरा से देखना है बेटा। अब यहाँ पर बात आती है सांप के द्वारा परागण। सांपों के द्वारा भी परागण होता है, सांप के द्वारा परागण, सांप के द्वारा परागण। तो जो सांप के द्वारा परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सांप के द्वारा जो परागण होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं सर्पेंटोफिली। उसे हम क्या बोलते हैं, सर्पेंटोफिली। ध्यान देना, उसे हम कहते हैं सर्पेंटोफिली, सर्पेंटोफिली। इस बात को याद रखना है, यहाँ पर किसके द्वारा परागण हो रहा है, सांपों के द्वारा परागण हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम बात करेंगे जैसे कि चमगादड़ के द्वारा परागण। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा परागण। तो हाँ भैया, चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण। अब इसमें क्या होता है, कैरेप्टोफिली। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कैरेप्टोफिली। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम बोलते हैं कैरेप्टोफिली। ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम बोलते हैं कैरेप्टोफिली। ये किसके द्वारा परागण हो रहा है, चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है। यानी कि चमगादड़ जो है पुष्प के पास पहुंचता है और वहां से पराग कणों को लेकर के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जब पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैरेप्टोफिली, अर्थात चमगादड़ के द्वारा परागण। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है अगला सीन क्या आ रहा है, अजैविक कारक। तो अजैविक कारक को हम दो भागों में बांटते हैं। अजैविक कारक को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं अजैविक कारक को। तो पहला हमारा जो है वायु परागण। पहला हमारा क्या है, वायु परागण। ध्यान देना, पहला जो हमारा है
उसे हम बोलेंगे वायु परागण। और जो दूसरा हमारा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दूसरा जो हमारा है उसे हम बोलेंगे जल परागण। जल परागण, ध्यान देना, दूसरा जो हमारा है उसको हम बोलेंगे जल परागण। अब वायु परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली। ध्यान देना बेटा, वायु परागण को हम बोलते हैं एनीमोफिली, और जल परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ध्यान देना, जल परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर वायु के द्वारा जो परागण होता है, तो वायु के द्वारा जो परागण होता है किन किन पौधों में होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हवाएं चलती हैं तो वायु के माध्यम से यहाँ पर जो फैक्टर अर्थात जो कारक जो एजेंट है वो क्या है, वायु है अर्थात हवा है। जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो है परागण इस तरीके से नहीं होता है कि जंतु जो है कोई कीट जाएगा और परागकणों को लेकर के वहाँ पर जाएगा वर्तिकाग्र के पास, तो बहुत समय लगेगा, इतना समय होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो है बच्चों, गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो है वायु परागण होता है। यानी कि जो वायु होते हैं, वायु जो हवा जो चलती है, वायु से जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां पर परागण हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे कि वायु परागण का और उदाहरण क्या होगा, वायु परागण का जो उदाहरण होगा बेटा वो ध्यान देना है आपको। वायु परागण में गेहूं हो गया आपका, मक्का हो गया, ध्यान देना, मक्का, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, नारियल हो गया, ध्यान देना, नारियल। तो इन सभी में जो है कैसा परागण होता है, वायु परागण होता है। तो इसमें हमको लिखना क्या होगा, जब किसी पुष्प का परागकण वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम वायु परागण या एनीमोफिली कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या कहते हैं बेटा, एनीमोफिली या वायु परागण। बात समझ में आई कि नहीं है। तो अगला जरा सीन देखना है बेटा, जल परागण। जल परागण, तो यहाँ पर बहुत बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि जो पौधे जल में पाए जाते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जल परागण होता होगा, जरूर होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पौधे जल में पाए जाते हैं उन सभी पौधों के पुष्प में जो परागण होता है वह जल परागण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात करेंगे जलकुंभी। जलकुंभी, ध्यान देना, जलकुंभी। तो जलकुंभी में जो है बच्चों, जलकुंभी में जो परागण होता है, जलकुंभी में जो परागण होता है उस परागण को हम कहते हैं क्या, दैट मीन्स कीटों के द्वारा परागण होता है। जलकुंभी में किसके द्वारा परागण होता है, तो कीटों के द्वारा परागण होता है। जलकुंभी में जो है कीटों के द्वारा परागण होता है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जलकुंभी में जो है कीटों के द्वारा परागण होता है। होना क्या चाहिए, जल के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जल के द्वारा परागण नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर जो है कीटों के द्वारा परागण होता है। हम बात करेंगे कमल की, तो कमल में भी भंवरा के द्वारा परागण होता है, अर्थात यहाँ पर जो है कमल का जो पुष्प होता है, कमल के पुष्प में भंवरा के द्वारा परागण होता है, अर्थात कमल में जो है जल परागण नहीं होता है। अगला पुष्प कौन सा हो सकता है, कुमुदनी। तो कुमुदनी में भी ध्यान देना बेटा, कुमुदनी में भी जो परागण होता है वह जल परागण ना हो करके, अर्थात जल परागण ना हो करके यहाँ पर जो है कीटों के द्वारा परागण होता है, लेकिन जल परागण इसमें नहीं होता है। तो बात समझ में आई कि नहीं। एक बात आपको और जानना है, जल परागण ज़्यादातर जो है एक बीजपत्री पौधों में होता है, एक बीजपत्री पौधों में जो है जल परागण होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल परागण में कितने ऐसे पौधे होते हैं, कितने ऐसे वंश होते हैं जिनमें जल परागण पाया जाता है। तो ध्यान देना, 30 वंश, 30 वंश, 30 वंश में जो है 30 वंश के पौधों में जो है जल परागण होता है, यानी कि 30 वंश के पौधों में जल परागण होता है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में बात आ रही है कि सर ये वंश क्या होता है आखिर। तो वंश का मतलब जरा समझिए बेटा, जैसे कि
पिपरमिंट का वैज्ञानिक नाम होता है मेंथा पाइपरेटा। क्या होता है? पिपरमिंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, पिपरमिंट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मेंथा पाइपरेटा। ध्यान देना, परेठा नहीं होता है बेटा, मेंथा पाइपरेटा। यहाँ पे देखो, मेंथा पाइपरेटा ये होता है। अब यहाँ पर हम बात करें वंश क्या है, तो वंश जो होता है वह है क्या? मेंथा। और जाति क्या है? परेटा। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि 30 वंशों में, पौधों के 30 वंश में जल परागण होता है, जल परागण होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया जो 30 वंश मैंने बताया ना आपको कि जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। होमो क्या है? वंश है, सैपियंस क्या है? जाति है। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो ध्यान देना बेटा, जल परागण अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। अब जल परागण को ध्यान देना, जल परागण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अधोजल। ध्यान देना बेटा, अधोजल ये क्या होता है? और नंबर 2 होता है अधिजल। नंबर 2 क्या होता है? अधिजल। तो ध्यान देना, अधोजल का मीनिंग क्या होता है? अधोजल का, मान लीजिए ये जो है ये क्या है? जल भरा हुआ है। ये क्या है बच्चों? ये जल भरा हुआ है। तो जब पुष्प में जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो परागण हो रहा है, यानी कि जल के अंदर जो परागण हो रहा है उसे हम कहते हैं अधोजल परागण। जब पुष्प यानी कि जब पौधा जो है कहाँ पर है, यानी कि जल के अंदर है, और जब पुष्प में जल के अंदर परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अधोजल परागण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अधोजल परागण। अब हम बात करेंगे अधिजल। अधिजल क्या होता है? तो अधिजल का मीनिंग होता है भैया, ध्यान देना, ये सतह पर, ये क्या है? सतह, अर्थात ये जल की क्या है? सतह पर। कहने का मतलब जब परागण जो है सतह पर होता है, यानी कि जल की सतह पर जब परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अधिजल। और इसका उदाहरण क्या होगा? वेलिसनेरिया। ध्यान देना, जब जो है परागण जल की सतह पर होता है, कहाँ पर होता है भैया? जल की सतह पर, यानी कि जल की सतह पर जब परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यानी कि जल की सतह पर परागण होता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, मान लीजिए ये पौधा है, ये कहाँ पर है? जल की सतह पर है। तो जल की सतह पर है, जब जल की सतह पर परागण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिजल परागण। इसका उदाहरण क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण जो होगा वो होगा वेलिसनेरिया। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया। तो ध्यान देना बेटा, वेलिसनेरिया, इसमें जो परागण हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? जल की सतह पर। इस तरीके के जो पुष्प होता है इसमें परागण जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? जल की सतह पर, अर्थात अधिजल परागण। अब हमें जानना है अधोजल। अधोजल का मतलब होता है कि जल के अंदर जो परागण होता है, जल के अंदर जब पुष्प में परागण अर्थात पॉलिनेशन होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अधोजल परागण। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधोजल परागण। अब इसका उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण जानना बहुत जरूरी है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इसका उदाहरण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण होगा जोस्टेरा। ये क्या है? जोस्टेरा। ध्यान देना बच्चों, जोस्टेरा ये जो है, जोस्टेरा जो है एक समुद्री घास होती है। क्या होती है? समुद्री
घास होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री घास जो है, समुद्री घास जोस्टेरा में जो परागण होता है वह जल की सतह पर होता है कि जल के अंदर होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। तो जहाँ पर आपको दिख जाए कि जल के अंदर होता है और जिसे हम कहते हैं अधोजल परागण। दूसरा एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं सिरेटोफिल्लम। क्या बोलते हैं बच्चों? सिरेटो, इसको एक दूसरा क्या है? सिरेटोफिल्लम। ध्यान देना, सिरेटो जो है फिल्लम, इसमें भी जो परागण हो रहा है, इस सिरेटोफिल्लम में भी जो परागण हो रहा है वह किस में हो रहा है बेटा? अधोजल। अधोजल का मतलब होता है जल के अंदर जिसमें परागण होता है उसे हम अधोजल परागण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा पूरा क्या? पर परागण। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो पर परागण में मैंने आप लोगों को एक चीज़ और आपको जानना है, पर परागण में बहुत ज़रूरी है इसको जानना, पर परागण के अनुकूलन। पर परागण के अनुकूलन, तो ध्यान देना बच्चों, पर परागण के अनुकूलन। पर परागण के क्या है भैया? अनुकूलन। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं किस पुष्प की? एक लिंगी पुष्प की, एक लिंगी पुष्प की। तो ध्यान देना, एक लिंगी जो पुष्प है, एक लिंगी पुष्प जैसे पपीता। क्या है बेटा? पपीता है। मान लीजिए ये जो है यहाँ पर जो है ये पुष्प है, ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये पुष्प है और ये पुष्प जो है एक लिंगी है, अर्थात यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? केवल वर्तिकाग्र पाया जा रहा है और यहाँ पर पुंकेसर नहीं पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो परागण होगा, तो क्या यहाँ पर बच्चों स्वपरागण हो सकता है? तो यहाँ पर स्वपरागण बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल वर्तिकाग्र पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है बच्चों? वर्तिकाग्र पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो परागण होगा वो कैसा परागण होगा? स्वपरागण होगा। यहाँ पर कैसा परागण होगा? स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण की हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी कैसा परागण होगा? स्वपरागण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र है लेकिन पुंकेसर नहीं है, जो परागकण है ही नहीं, तो यहाँ पर परागण हो ही नहीं सकता है। तो किसी दूसरे पुष्प से जो पुंकेसर, किसी दूसरे पुष्प का जो पुंकेसर होगा और परागकोश होगा, जो उसमें परागकण होंगे, वो परागकण जब यहाँ पर आएंगे और इस वर्तिकाग्र के पास जब पहुँचेंगे तब जो है परागण संपन्न हो पाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वपरागण। मान लीजिए यहाँ पर जो है पौधा है और ये पुष्प है, ये पुंकेसर है जो है, यहाँ से क्या चले? परागकण चले। परागकण जब यहाँ से चले तो इस वाले पुष्प के पास पहुँचे, वर्तिकाग्र के पास पहुँचे, तो यहाँ पर जो है परागण संपन्न हुआ। अर्थात इस तरह जो परागण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण। बात समझ में आई कि नहीं? तो ध्यान देना, जानना बहुत जरूरी था। अब हम बात करेंगे भिन्न। वहाँ पर क्या था? समकाल पक्वता, यहाँ पर भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता क्या है बच्चों? भिन्न काल पक्वता। दूसरा मीनिंग क्या है? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। इसमें क्या होता है भैया? ऐसा होता है जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये पुष्प है, ध्यान देना, और यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है? पुंकेसर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर परागकण तो पूरी तरीके से मैच्योर अर्थात परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन वर्तिकाग्र जो है परिपक्व नहीं है। तो क्या यहाँ पर परपरागण क्या यहाँ पर स्वपरागण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज मैच्योर है अर्थात परागकण क्या है? परिपक्व है, लेकिन वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होगा? या फिर वर्तिकाग्र परिपक्व है, परागकण परिपक्व नहीं है। तो किसी दूसरे पुष्प से जो है क्या आएंगे?
परागकण आएंगे वर्तिकाग्र के पास और यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। यही होता है भिन्न काल पक्वता। इसे क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता। अब मान लीजिए वर्तिकाग्र मैच्योर है, परिपक्व है, सॉरी यहाँ पर परागकण मैच्योर है और वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं है, तो यहाँ पर परागण संपन्न नहीं हो पाएगा। अर्थात ये जो परागकण हैं किसी दूसरे पुष्प के पास पहुँचेंगे, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर परागण संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पर परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? पर परागण। तो ये बात रही किसकी? अनुकूलन की। पर परागण के अनुकूलन, ये जानना भी बहुत जरूरी था। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम आप लोगों को बताएं कि जंतु परागण में जो पुष्प होते हैं वो बड़े होते हैं, अर्थात उनमें आकर्षण होता है और उनमें सुगंध पाया जाता है, वो उनमें नेक्टर अर्थात उसमें जो है मकरंद पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जंतु होते हैं वो उस तरफ क्या है? पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। जब पुष्प की ओर आकर्षित होंगे तो परागकण को ले जाकर के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचेंगे, तभी परागण संपन्न हो पाएगा। तो कहने का मतलब, अब हम बात करेंगे जल परागण और वायु परागण की। तो जल परागण और वायु परागण में जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और मकरंदहीन होते हैं, अनाकर्षक, अर्थात इनमें आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण इसमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया जल परागण हो रहा तो जल के माध्यम से परागण हो रहा है, इसमें आकर्षण की तो कोई बात ही नहीं। अब वायु की बात करें तो वायु का भी आकर्षण से कोई मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो वायु परागण और जल परागण में क्या? मकरंदहीन मीन्स उसमें नेक्टर बहुत कम पाया जाता है, अर्थात पुष्प सुगंधित नहीं होते हैं और पुष्प बहुत ही छोटे होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन बच्चों जंतु परागण में क्या होता है? यहाँ पर मकरंद अधिक मात्रा में पाया जाता है और पुष्प काफ़ी सुगंधित होते हैं, कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और अन्य जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जब पुष्प की ओर जंतु आकर्षित होंगे तभी तो उन जंतुओं में परागकण जो है चिपक जाएंगे और जब वे जंतु किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के पास बैठेंगे तो वही परागकण उसके फ्लावर के जो मीन्स वर्तिकाग्र होगा उसके पास जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर परागण जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी था। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया है। आ गया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बच्चों कमेंट्स कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना करके भेजें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा भेजिए, हम उसको देखेंगे और आप लोगों की समस्या का हल और निदान होगा। धन्यवाद।